एक खूबसूरत नौजवान विधवा औरत अपने पति के गम में आंखों में आंसू ली दिन भर सफेद साड़ी में उदास बैठे रहती है। लेकिन रात्रि के 12 बजे के बाद किसी का वीडियो कॉल आता है। उस वीडियो कॉल के सामने यह खूबसूरत विधवा औरत अपने सारे कपड़े उतारने लगती है। जो व्यक्ति वीडियो कॉल पे होता है वो कहता है, मेरी विधवा रानी, सफेद साड़ी से भी ज्यादा गोरा है तेरे बदन का एक एक अंग। इस बात पर वह जवाब देती है, तुम्हें तो सारी सच्चाई मालूम है, तुम तो कम से कम ऐसी बातें मत कहो। फिर यह वीडियो कॉल के सामने ही दुल्हन की तरह सजने लगती है, संवरने लगती है। लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनती है, अपने मांग में सिंदूर भरती है, माथे पे बिंदिया लगाती है, आंखों में काजल और अंक में गले में मंगलसूत्र पहन लेती है। लेकिन दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कोई तीसरा भी इनकी करतूत को, इनकी हरकत को दरअसल देख रहा है। आखिरकार क्यों बनती है यह औरत दिन में विधवा और रात में दुल्हन? कौन था वो तीसरा जो इनकी काली करतूतों को, गंदे हरकतों को सब कुछ देख रहा था? क्या थी सच्चाई इस कहानी की, इस विधवा औरत की? बहुत दिलचस्प यह कहानी है दोस्तों। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक में फिर से वही विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें ताकि आपका प्यार मिलता रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो सच्ची कहानी है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोंडा। गोंडा जिला जो कि अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ है। गोंडा जिला का एक गांव पड़ता है बेसियाचैन। दोस्तों, इसी गांव की उस नौजवान विधवा महिला की यह कहानी है। उस महिला का नाम होता है किरण। किरण की शादी बेसियाचैन गांव निवासी रामकरण से होती है। उसके परिवार में रामकरण के अलावा उसके 3 भाई, उसके पिताजी, भरा पूरा परिवार होता है। दोस्तों, कुछ दिन रामचरण और बुढ़िया देवी पति पत्नी के रूप में बहुत ही खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पारिवारिक झगड़ा, पारिवारिक कलह शुरू हो जाता है। एक दिन जो बुढ़िया देवी थी वो रोते बिखरते तड़पते हुए थाने पहुंचती है और थानेदार साहब से कहती है, साहब मेरे पति का मर्डर कर दिया गया है। उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। थानेदार साहब उसको शांत कराते हुए बोलते हैं, शांतिपूर्वक से जो कुछ हुआ है उसको बताओ। वह औरत बोलती है कि साहब, मेरे जो परिवार में मेरे 3 देवर हैं, विकास, प्रभात और अरुण, और उनके अलावा जो मेरे ससुर हैं, इन चारों की नीयत ठीक नहीं है। पूरी जायदाद जो है वो अपने नाम कर लेना चाहते हैं। इस पर जब मेरे पति ने उनसे सवाल किया तो उन लोगों ने उन्हें मार डाला। उसके बाद लाश को कहीं गायब कर दिया है। मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर आपके पास आई। जिस तरीके से वह तड़प रही थी, बिलख रही थी और विलाप कर रही थी, थानेदार साहब तुरंत कार्रवाई के लिए निकल जाते हैं और बेसियाचैन गांव को घेर लेते हैं। उसके बाद चारों लोगों की गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद थानादार साहब पूछते हैं, यह बताओ तुमने रामकरण की लाश को कहाँ छुपा रखा है? वे चारों कहते हैं, साहब हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हम अपने ही परिवार के, अपने ही भाई की हत्या क्यों करेंगे? जिसने आपके सामने यह रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो किरण देवी है, आप उसी से पूछिए, क्या पता उसी ने कुछ करवाया हो। हमने तो साहब कुछ भी नहीं किया है। अब थानेदार साहब उस महिला की तरफ देखते हैं तो उसकी मासूमियत से, उसके चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि महिला कुछ कर सकती है और अपने पति को मार सकती है या मरवा सकती है। फिर पुलिस शुरू से अंत तक इन्हीं चारों लोगों को आरोपी मानती है और हत्या के आरोप में इन चारों पर एफआईआर दर्ज करती है और हत्यारे के रूप में कोर्ट में पेश करती है। हत्या का केस दर्ज होने के बाद तुरंत इनको जेल भेज दिया जाता है। पुलिस जो वह लाश को ढूंढने में लग जाती है। अब इधर जो किरण देवी होती है वह विधवा हो चुकी थी। एक ही परिवार के 4 सदस्यों का यह हाल हो जाता है। एक ही हत्या के आरोप में 4 लोग जेल में डाल दिया जाता है। इससे पूरा परिवार सदमे में आ जाता है, पूरा गांव सदमे में आ जाता है। लेकिन जो उनके रिश्तेदार थे, उनके घर की जो महिलाएं थी, वो जेल मुलाकात के दौरान जब जाते थे तो चारों हत्यारे यही पूछते थे कि बताओ लाश मिली कि नहीं मिली। तो मिलने वाले उनके रिश्तेदार लोग यही पूछते थे कि तुम बता, तुमने मार के कहाँ फेंका है, उन्हें कहाँ छुपा दिया है। वो चारों लोग बोलते थे कि पागल हो, अगर हमने मारा होता तो कम से कम तुम लोगों को तो बताते, लेकिन तुम लोगों को सच्चाई पता है। अगर लाश मिल जाती है तो कम से कम पुलिस को भी सच्चाई का पता चल जाता। अब दोस्तों, इस दौरान जो विधवा किरण देवी थी वह किसी से दिन रात बातें किया करती थी, लेकिन जब भी वह बात करती थी
आधी रात के लगभग 12 बजे के बाद ही बात करती थी, जब सारे लोग सो जाते थे। लेकिन रात के सन्नाटे में कुछ जो आवाज है वो आस पड़ोस के घर में भी जाया करती थी, क्योंकि सबका घर एक दूसरे के घर से सटा था। एक दिन जेल में मुलाकात के दौरान अपने पड़ोसी महिला से पूछते हैं, ये बताओ जो किरण देवी है, जो बहू है, उसका हाल क्या है? तो महिलाएं कहती है, तुम उसको बहू कह रहे हो, वह इतनी निर्लज औरत है। रामकरण के मरने के बाद वह तभी से न जाने किसी से दिन रातें बातें किया करती है और ऐश कर रही है, और बस यही कहती है कि हमारे रास्ते के जो पत्थर थे वो हट गए, अब हमको कोई परेशान नहीं करेगा। जब यह बात उस विधवा महिला के बारे में चारों लोग सुनाते हैं तो बोलते हैं, जरा तुम लोग पता करो, तुम लोग तो औरत हो, ताका झांकी किया करो, किससे बात करती है और क्या बातें करती है। उस दिन के बाद आस पड़ोस के लोग उस विधवा महिला पे नजर रखने लगते हैं। एक दिन खिड़की से कोई औरत उस विधवा महिला किरण देवी को खिड़की से झांक रही है तो देख रही है। रात के जैसे ही 12 बजे से 1 बजते हैं तो उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आता है, जिसमें वो बातें कर रही थी। बातें करते करते वो अपने सफेद कपड़े उतार देती है, फिर लाल साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, ऐसे सजती संवरती है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन सजती हो। उसके बाद दोस्तों बातों का सिलसिला शुरू होता है तो सुबह तक चलता है। यह सब नजारा पड़ोस की महिलाएं देख रही थी, लेकिन फोन में अगला कौन है यह कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर वह पड़ोसी महिला कई दिनों तक रोज यही नजारा देखती है। जब पूरा यकीन हो जाता है कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, बहुत बड़ा राज है, तब पड़ोसी की सारी महिलाएं थाने जाती है और कहती है कि साहब, जिसका पति मरा है वह तो ऐश कर रही है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और उसके परिवार वालों ने उसके पति को भी नहीं मारा है, लेकिन वे लोग जेल की हवा खा रहे हैं, जेल में सड़ रहे हैं। कुछ तो रहम करो, आप फिर से जांच करो और कुछ तो कार्रवाई करो। दोस्तों उसके बाद थानेदार साहब उस विधवा महिला किरण देवी को थाने पे बुलाते हैं और पूछते हैं, तुम किससे बातें करती हो? तो वह कहती है कि साहब, आप एक विधवा नारी का अपमान कर रहे हो और मेरे ऊपर इस तरह से लाछन लगा रहे हो। आप मेरे ऊपर सिर्फ लाछन ही नहीं बल्कि आप पाप भी कर रहे हो। थानादार साहब सोच में पड़ जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। फिर उसके बाद थानेदार साहब वहाँ के जो एसपी होते हैं उनसे बात करते हैं कि साहब, ऐसी बात है, एक औरत के पति का लाश नहीं मिला है, लेकिन उसके पति की हत्या हो चुकी है। उसके घर के 4 लोग जो है इस समय इस केस में जेल में बंद है, लेकिन जो वह विधवा औरत है किसी से रोज रात में दुल्हन की तरह सज धज कर किसी से बातें करती है। सर, इस केस में क्या किया जाए? तो उन्होंने तुरंत बोला कि उसके फोन के ट्रैकिंग करो और उसके बाद उसके नंबर को CDR पर डाल दो, पता चले किस किस से बातें करती है, क्या क्या करती है और कब कब करती है। अब दोस्तों यह सब करने के बाद पता चलता है कि वह जिससे बात करती है वह कोई गुजराती व्यक्ति है। पुलिस एक टीम गठित करती है, उसके बाद उसको गुजरात के लिए रवाना किया। पुलिस फोन की ट्रैकिंग करते करते गुजरात का जिला कच्छ पहुंचता है, जहां पर एक व्यक्ति अपना काम कर रहा था। पुलिस जाके जब उसको पकड़ती है और जब उसका चेहरा देखता है तो दोस्तों पुलिस वालों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस रामकरण की हत्या के जुर्म में उसके परिवार वाले जेल की सजा काट रहे थे, यह वही रामकरण होता है, उस विधवा किरण देवी का पति। पुलिस उसको अरेस्ट कर लेता है और गोंडा लेकर आता है। जब उसे गांव पर सारे लोग उसको देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, भौचक रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था यह जिंदा है। और इसके ही 3 भाई और पिताजी पिछले 3 सालों से जेल में सड़ रहे हैं और इसकी पत्नी विधवा का भेष बनाकर घूम रही है। मतलब इसने अपनी पत्नी को भी धोखा दिया है, लेकिन अभी तक किसी को यह पता नहीं था कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन जब पुलिस विधवा औरत किरण देवी और उसके पति रामकरण से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि परिवार को तबाह करने के लिए, फंसाने के लिए और परेशान करने के लिए इन दोनों ने मिलकर यह साजिश रची थी। लेकिन दोस्तों पति पत्नी प्लान करते वक्त ये भूल गए थे कि जुर्म करने वाला कानून से बड़ा नहीं होता है। और जब रात में विधवा से दुल्हन बनने की बात पूछी गई तो वह औरत बताती है उसे शक था कहीं ये गुजरात में शादी न कर ले, किसी के बहकावे में न आ जाए, इसलिए रोज रात में कि मैं विधवा नहीं सुहागन हूँ, दुल्हन हूँ, यही नाटक करती थी और वीडियो कॉल पर रात रात भर बातें करती थी। सारी घटनाक्रम को सुनने के बाद इन दोनों को न्यायालय को गुमराह करने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है
और उसके परिवार को चारों लोगों को राहत मिल जाती है। बेचारे 3 साल बाद अपने घर वापस आते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में एक से एक ऐसे लोग हैं जो कुछ संपत्ति के लिए अपने ही परिवार के लोगों के साथ ऐसा कांड कर देते हैं और फिर उल्टे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है और यह भी कहना है कभी भी किसी कीमत पर ऐसी नियत नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।